जय हिंद। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी, पीसीएस, आरओ जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे अपने भारत के और बाकी दूसरे देशों के साथ में रिलेशन, कि हमारे भारत के और दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं, कैसे ताल्लुकात हैं, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ दूसरे छात्र भी जो आगामी कई सारी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है, हम भारत और नेपाल रिलेशन पढ़ेंगे कि हमारा और जो हमारा मित्र देश, हमारा भाई जैसा देश जो नेपाल है, आखिरकार हमारे और नेपाल के जो ताल्लुकात हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो कैसे हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान में सन 2022 की बात की जाए, अभी अगर वर्तमान में सन 2022 की बात की जाए तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर देउवा जी हैं। कौन है? नेपाल के जो वर्तमान के पीएम हैं वो कौन है? शेर बहादुर देउवा। ठीक है, शेर बहादुर देउवा। वहाँ पर बहादुर शब्द ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि ये लोग वैसे भी वास्तव में बहादुर होते हैं। बहादुर तो सभी देश के लोग होते हैं, लेकिन ये लोग अपने नाम के आगे ज़्यादा लगाते हैं। तो भारत और नेपाल के रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, हमारा देश का झंडा है, तिरंगा हम इसको बोलते हैं, हमारा प्यारा झंडा है। और नेपाल का जो झंडा है वो कुछ इस प्रकार का है। ये यहाँ पे ऐसे करके त्रिकोणीय आकार का है। पूरे विश्व में नेपाल का ही एक ऐसा झंडा है जो चौकोर नहीं है। ठीक है, ये काफी बार जीके जीएस में आता है और पूछा भी गया है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन से देश का झंडा है जो चौकोर नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबका झंडा चौकोर है, लेकिन नेपाल को देखा जाए तो नेपाल का जो झंडा है वो त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, तो आज हम इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस और यूपीएससी, आरओ, एआरओ, सीडीएस ऐसे एग्जाम को देखते हुए आज का जीके जीएस शुरू करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है इंडियन नेपाल रिलेशन। ठीक है, तो इंडियन नेपाल रिलेशन से पहले हम जो है थोड़ा सा इस मैप में नज़र मारते हैं। ठीक है, इस मैप में नज़र मारते हैं थोड़ा सा। अगर हम इस मैप को देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, यहाँ पे किसकी बात की गई है? इंडो और नेपाल। तो देखो, ये हमारा पूरा हमारा प्यारा भारत है। और भारत का मैप जब भी आपके माइंड में आना है तो कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होंगी। और वो याद रखने वाली चीज़ क्या है? जरा देखिए, हमारा जो भारत है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है क्या? इंदिरा कॉल। हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमाता, द्वारिका या सरक्रीक, और सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हमारे भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और हमारे पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर। अगर देश की बात करें तो हमारे भारत के साथ टोटल 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर देखेंगे यहाँ से तो गुजरात से लेके यहाँ पर लेह लद्दाख तक पाकिस्तान सीमा बनाता है। 100 किलोमीटर की लगभग अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है अफगानिस्तान, चाइना बनाता है हमारे साथ, और नेपाल बनाता है, भूटान अंतर्राष्ट्रीय रेखा, बांग्लादेश और म्यांमार। तो टोटल मिला के 7 देश हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। अब जरा थोड़ा सा हम भारत और नेपाल के मैप को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत ने नेपाल को 3 तरफ से घेर रखा है। एक स्थलबद्ध देश है जो किसी भी सागर में नहीं खुलता है, और आपको बता दें पर्वतों की गोद में बैठा हुआ पर्वतीय प्रदेश है नेपाल। यहाँ पर इसका पूरा 95% जो क्षेत्र है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, या पर्वतीय क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। तो देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा भारत है, भारत के 28 राज्य, और यहाँ से ये जो बाउंड्री बन रही है, ये किसकी बन रही है? नेपाल की। तो इस तरीके से नेपाल को हमने घेरा हुआ है 3 तरफ से। और हमारे भारत के राज्य देखें
तो नेपाल से हमारे भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड ये एक राज्य है, फिर उसके बाद क्या है हमारा उत्तर प्रदेश, ये एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ में। और अगर देखेंगे बिहार है तो बिहार भी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। इसके बाद इधर देखिए हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल भारत के नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। और अंत में हमारा एक और राज्य है सिक्किम, सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ में। ठीक है, तो देखो कितने राज्य हो गए, उत्तराखंड एक हो गया और उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो टोटल हमारे भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। कभी एग्जाम में मैपिंग में आपके आ सकता है, मैपिंग में आ सकता है आपके कि भाई नेपाल के साथ कितने देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं, तो वो हमारे 5 राज्य हैं। ठीक है, अच्छा सन 2000 से पहले ये जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड नहीं था, ये पूरा यूपी था, ये पूरा यूपी था। तो हम बोल सकते हैं कि 4 राज्य बनाते थे सन 2000 से पहले। अब सन 2000 में उत्तराखंड को हमने बना दिया, तो उत्तराखंड भी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। अच्छा, नेपाल कुछ इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय तो नहीं बोल सकते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, जहां पर हमारी पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला, एक जो हमारी आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले जो श्रृंखला बनी थी, नवीनतम पहाड़ जिसे बोलते हैं, कौन सा है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो पूरी की पूरी हिमालय श्रृंखला नेपाल से गई हुई है। और आपको बता दें, ये जो रेखा मैंने बनाई है, इस आकार का हमारा क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और आप देख पा रहे हो कि जितनी भी हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है वो चौड़ी कहाँ पे है, लद्दाख, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में है। और जैसे जैसे वो उत्तर पूर्व को गई है, सक्रिय होती गई है। और ये जो भी सक्रिय होती गई है, इसका सबसे ज्यादा सकरापन हमें कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल में। और पूरे के पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने 4 भागों में बांटा है, जैसे कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आपको बताते हैं, जितना भी हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी नेपाल में आती है, ये टोटल नेपाल हिमालय में आता है। अब इतने ज्यादा पहाड़ हैं यहाँ पे, इतने ज्यादा पहाड़ हैं कि आपको बता दें पूरा का पूरा नेपाल पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। रोडें बनी हुई हैं, घुमावदार रोडें बनी हुई हैं। यहाँ पर रेलवे लाइन बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर रेलवे लाइन बनाना संभव हुआ है, भारत की मदद से, हमारे देश की मदद से, नेपाल में वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको बता दें, विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, जो मूरदार पर्वत हैं, वो इसी श्रृंखला में बनी हुई हैं। जैसे विश्व की आपने देखा होगा, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला की, माउंट एवरेस्ट, वो यही नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, लेकिन अब तो 8,850 मीटर बोला जाता है, दोनों सही हैं। ठीक है, और नेपाल में इसका नाम दिया जाता है सागर माथा। नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, सागर माथा के नाम से बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एक और चोटी है यहाँ पे अन्नपूर्णा, वो भी इससे तो छोटी है, लेकिन फिर भी ऊंची चोटी में से गिना जाता है। तो छोटे मोटे पहाड़ यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि यही वो हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, यही वो हिस्सा है जो तिब्बत के पठार से टकराया था। नेपाल के अगर उधर जाएंगे तो एक देश है तिब्बत, 100% श्रद्धालुओं का देश है तिब्बत, और यहाँ पे बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है। और ये तिब्बत का पठार जो है पूरा पूरा ग्रेनाइटिक चट्टानों से बना हुआ है, इतना ज़्यादा ठोस है और ऊंचाई में है। अब आपको बताते हैं, जब भारत तिब्बत के पठार से टकराया था तो ढाल पूरी की पूरी हमारे भारत की तरफ हो गई थी। नतीजा, तिब्बत के पठार से टकराने से बहुत सारी सैकड़ों नदियां नेपाल से सीधे उत्तर प्रदेश होते हुए हमारी गंगा नदी में मिलती हैं। लगभग छोटी बड़ी नदियां देखें तो 250 से भी ज़्यादा नदियां हैं जो नेपाल से उतरकर तिब्बत के पठार से आती हैं, फिर नेपाल को क्रॉस करती हैं। नेपाल को क्रॉस करने के बाद हमारे भारत में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, उसमें विलीन हो जाती है। और अच्छा खासा अवसाद, अच्छा खासा पानी हमें हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत को देती है। अब यहाँ पर मैंने नदियों की बात की है, तो ध्यान दीजिएगा, दो बहुत महत्वपूर्ण नदी जो एक नेपाल का और भारत का बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाने वाली काली नदी, कौन सी नदी, काली नदी। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आया है कि भाई भारत और नेपाल के बीच में
कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है? तो देखो अगर हम इधर बात करें उत्तर की तरफ, तो ये उत्तराखंड से देखो बाउंड्री लग रही है, तो उत्तराखंड से जो नदी बहती है और सीमा रेखा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा रेखा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, वो कौन सी नदी है? काली नदी। फिर जब आप और ज़्यादा पूर्व में पहुँचोगे तो देख रहे हो सिक्किम, यहाँ पर भी एक नदी आती है और हमारे आगे चल के जो नदी गंगा नदी बह रही है उसमें मिल जाती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये भी हमारे नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाती है। तो देखो अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो सिक्किम से जो बाउंड्री बना रही है वो तीस्ता नदी है, और अगर हम थोड़ा उत्तर की तरफ जाएं तो काली नदी बनाए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल काली नदी और तीस्ता नदी के बीचों बीच है। और भी ढेरों नदियां हैं जो नेपाल से बह के भारत में, बिहार में और इधर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। 250 से ज़्यादा नदियां हैं जो हमारे नेपाल से और भारत की तरफ आती हैं। ठीक है, अब नेपाल हमारा इतना ज़्यादा मित्र देश है, इतना ज़्यादा घनिष्ठ भाई जैसा है कि हम यहाँ पर नेपाल में आवागमन करने के लिए कोई भी वीज़ा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ के लोग भारत में आ सकते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। नेपाल के और हमारे संबंध आज से लगभग 2,500 से 3,000 पहले के संबंध हैं। याद होगा आपको गौतम बुद्ध जिनको हम सिद्धार्थ बोलते थे, तो वो नेपाल के लुम्बिनी जगह के शासक थे उनके पिताजी, और वहीं से उन्होंने गृह त्याग दिया और बिहार के उरुवेला के जंगलों में आए और वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमारे और नेपाल के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं, हम एक छोटे भाई की तरह मानते हैं। और आज भी नेपाल को उसके आर्थिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में और शिक्षा में और विद्युत में हम उसको हेल्प करते हैं। तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो है आपका नेपाल है, इसका हमने देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे उत्तराखंड से अपनी बाउंड्री बनाता है और इसके बाद उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से, टोटल 5 राज्यों से ये अपनी बाउंड्री बनाता है। अच्छा, नेपाल के दक्षिण की ओर भारत देश से घिरा हुआ है और एक तरफ से घिरा हुआ है ये चाइना से। एक नेपाल जो है एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी चुनौती जो देखने को मिलती है वो चाइना है। क्यों? क्योंकि चाइना भी अपने बॉर्डर से धीरे धीरे नेपाल को सपोर्ट करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें चुनौती का विषय बन रहा है, क्योंकि चाइना की हमेशा नीति रही है डेथ ट्रैप। क्या है? डेथ ट्रैप। चाइना की हमेशा एक नीति रही है डेथ ट्रैप। डेथ ट्रैप का मतलब छोटे मोटे देशों को बहुत ज़्यादा कर्ज दे देना और सस्ता कर्ज दे देना और ऐसे लुभावने कर्ज दे देना कि छोटे मोटे देश उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, किस्तें नहीं दे पाते हैं। नतीजा चाइना फिर क्या करता है कि उनकी जो टेरिटरी है उसको 99 साल के लिए किराए पे ले लेता है। जैसे अभी श्रीलंका के साथ क्या हुआ है, श्रीलंका ने भारी मात्रा में चाइना से लोन लिया और चाइना से लोन लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे चाइना ने लोन दिया, सस्ता लोन दिया और श्रीलंका उसको टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाया। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा द्वीप 99 साल के लिए लीज में ले लिया। अब देखिए 99 साल के लिए लीज में लेना, किराए में लेना, यानी 99 साल के लिए एक पूरी सदी के लिए वो जो द्वीप है वो किसका रहेगा? चाइना का रहेगा। सीधी सी बात है। तो चाइना का प्रभुत्व रहेगा तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए हम हमेशा अपने पड़ोसी मित्र नेपाल को ये खुश करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो कम से कम खुश रहे और उसका रुझान चाइना की तरफ ना हो। चाइना की हमेशा ये नीति रही है कि भारत जैसे देश को चारों तरफ से घेरा जाए। क्यों घेरा जाए? क्योंकि बहुत बड़ा सागर है हिंद महासागर, जो एक व्यापारिक स्थल है और खनिजों से भरा हुआ हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये था हमारा नेपाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले भारत नेपाल संबंध में हम गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे ये बताने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारे और नेपाल के जो संबंध हैं वो आज से नहीं है, लगभग 2500-3000 साल पहले से है। आपने देखा होगा कि ये हमारे महात्मा गौतम बुद्ध हैं और गौतम बुद्ध बनने से पहले ये शाक्य क्षत्रिय राजा के पुत्र थे और अपने आप में खुद भी एक राजकुमार थे। ठीक है, और ये कहाँ के राजकुमार थे? लुम्बिनी नेपाल।
कहाँ के? लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ के शासक थे और उनके ये पुत्र थे। और इतना बड़ा राजघराना, शाक्य क्षत्रिय का राजघराना छोड़कर लुम्बिनी नेपाल से इन्होंने गृह त्याग किया और बिहार की तरफ, भारत के बिहार की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। बिहार की तरफ प्रस्थान किया और वहां पर सत्य की खोज में उरुवेला के जंगलों में, उरुवेला के जंगलों में, कौन से जंगलों में? उरुवेला के जंगलों में। और कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और कहां पर? गया में। कहां पे? गया में। और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पूरे विश्व में गौतम बुद्ध और अपनी शिक्षाओं को फैलाने का इन्होंने काम किया। ठीक है, और देखिए कहां से आए हैं? लुम्बिनी नेपाल से। कहां पे इन्होंने प्रवेश किया? बिहार में। यानी कहीं ना कहीं हमारे संबंध बहुत पहले से है। वे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, विश्व को इन्होंने सब्र करना सिखाया, विश्व को इन्होंने सभी समाज को बराबर करना सिखाया। गौतम बुद्ध ये बहुत बड़े महान व्यक्ति हुए और इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ था। और ये अपने जो भी इनसे तर्क करता था, जो भी इनसे गुस्से से बात करता था या ईर्ष्या से बात करता था, तो उसको हमेशा अपनी शिक्षा से और ज्ञान के बल में, तर्क से उसका मुंह बंद कर दिया करते थे। ठीक है, अच्छा, अगर इनका भी रिलेशन देखें हम, तो ये तो हमारा नेपाल और भारत का रिलेशन है। आगे आपने देखा होगा जो हमारी जानकी माता, जानकी माता, उनको हम सीता के नाम से भी जाते हैं, हमारी सीता माता, इनका भी जो मायका था वो कहाँ पे था? बताइए। जनक। ठीक है, जनक। और ये जनक कहाँ पे था? नेपाल में। तो हमारी जो सीता माता थी वो भी कहाँ से थी? नेपाल से थी। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत पुराने से और हमारे जो महाकाव्य हैं उसमें भी ये दर्ज है कि नेपाल और भारत के बहुत पहले से रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी नीति हमेशा यही रही है कि देखिए अभी तो हम आज़ाद हुए हैं और हम किसी भी देश में हमला नहीं करेंगे, हम हर देश के साथ शांति से वार्तालाप करेंगे और अहिंसा को आगे बढ़ाएंगे और विश्व शांति हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि कोई भी दो देश आपस में लड़े ना, सबसे पहले हम किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, शांति से पेश आएंगे। और क्योंकि अभी अभी तो हम आज़ाद हुए हैं और हम अपनी छवि पूरे विश्व में अच्छी बनाना चाहते हैं, तो ये सोचना था जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन फिर भी हमने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने कैसे रिलेशंस अपने नेपाल के साथ बनाए, तो जरा देखते हैं। वर्ष 1950 के भारत नेपाल शांति मित्रता संधि हुई है। ठीक है, जब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ पूरे देश में, तो उसके बाद हमने क्या किया, अपने सबसे पहले टारगेट किया नेपाल को, कि नेपाल के उधर क्या था? चाइना। तो नेपाल को खुश करना बहुत ज़्यादा जरूरी था और नेपाल को भाई जैसा प्यार देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो हमने क्या किया, 1950 में नेपाल के साथ भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि को सिग्नेचर किया, साइन किया। ठीक है, दोनों देशों के बीच मौजूदा विशेष संबंधों का आधार रही है क्या? भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। ये क्या है कि हम भारत, आप, नेपाल दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे के बीच में शांति कायम रहेगी और हमारे संबंध कैसे होंगे? मित्रता जैसे संबंध होंगे। इस पर हमने हस्ताक्षर किया। उसके बाद देखिए, नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, कौन कौन से? भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आर्थिक संपर्क संबंधों के कारण उसकी विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। अब आपको बता दें, नेपाल का 80% अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत की धरती से होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नेपाल भी इस चीज को समझेगा कि भारत से रिलेशन खराब करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज्यादा 80% व्यापार भारत की धरती से होता है। क्यों होता है भारत की धरती से? क्योंकि नेपाल क्या है? एक स्थलबद्ध राज्य है और नेपाल एक स्थलबद्ध राज्य है। नतीजा क्या? कहां से व्यापार करेगा? चाइना के बारे में पूरा विश्व जानता है कि चाइना कैसा गद्दार देश है और नेपाल हमेशा चाइना से इतनी ज्यादा नहीं बनाना चाहेगा जितना ज्यादा वह भारत से बनाना चाहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको बात करें, नेपाल में 80% जो संख्या है वो किसकी है? हिंदुओं की है। 80% संख्या
नेपाल में 80% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है लगभग। जितने हम त्योहार, संस्कृति, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं या त्योहार मनाते हैं, वहाँ पर भी इतने त्योहार मनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका रहन सहन, कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति, कहीं ना कहीं उनकी परंपरा और भारत की संस्कृति और परंपरा बराबर है, ठीक है, एक जैसी है, ठीक है। इसलिए हम नेपाल और भारत में कोई फर्क नहीं समझते। बस नेपाल एक अलग देश है और भारत भी एक अलग देश है। बाकी वहाँ की रीतियाँ, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर, वहाँ का संस्कृति सब भारत के जैसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी एक आत्मीय संबंध रखते हैं। देखिए, सनातन धर्म की शुरुआत हुई भारत से और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में इसने अच्छी जगह बनाई। नेपाल में भी अधिकतर 80% लोग सनातन धर्म के हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म की शुरुआत जिस व्यक्ति ने किया, सिद्धार्थ जिनका नाम है, जो शाक्य क्षत्रिय वंश के थे, जो लुम्बिनी नेपाल से थे, वो लुम्बिनी नेपाल से गृह त्याग कर वो कहाँ पे आए थे? बिहार में आए थे और वहां पर उन्होंने सत्य की खोज की। तो एक अच्छे खासे संबंध बने हुए हैं हमारे और नेपाल के, ठीक है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी एक आत्मीय संबंध रखते हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के 80% आबादी क्या है? हिंदू धर्म का पालन करती है। अब हिंदू धर्म का पालन करने का मतलब है सनातन धर्म को मानना। सनातन धर्म का मानने का मतलब है कि भारत और नेपाल में कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत और नेपाल जिस तरीके से भारत की संस्कृति है उसी तरीके से नेपाल की संस्कृति है, ठीक है। एक आत्मीय संबंध रखते हैं। उल्लेखनीय है कि 80% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है और बुद्ध का जन्म स्थान ही लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। जहां पर गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वो कहां पे है? नेपाल के लुम्बिनी में है। तो देखिए, एक धार्मिक रिलेशन भी हमारे नेपाल से बने हुए हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ था। देखिए, कभी भी कोई भी किसी भी देश का जो शासक होता है, अगर दूसरे देश वो मीटिंग के लिए जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है, तो हमेशा किसी न किसी मसौदे पर या फिर किसी न किसी मुद्दों पर हस्ताक्षर जरूर होते हैं, संधियां होती हैं या कोई कॉरपोरेशन या सहायता करने में कोई संधि होती है। अच्छे संबंध बनाने के लिए एक देश का शासक दूसरे देश के शासक में जाता है। तो हमारे देश में नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे, तो जरा देखो हमारे देश में किस किस प्रकार की संधियां हुई और किस किस प्रकार में किस मसौदे में हस्ताक्षर हुए, किन मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए, देखेंगे हम। जयनगर बिहार, जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो हमारे आदरणीय मोदी जी से उनके किन मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए और ऐतिहासिक मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए। और कहीं ना कहीं हम नेपाल को अच्छा खासा पैसा वहां इन्वेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि चाइना आपके लिए एक जहर है और भारत और आपके हजारों साल पहले से संबंध बने आ रहे हैं, तो आपको भारत पे विश्वास करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले बताया था कि जहां पर संभव हो सकता है हम वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम करें। तो रेलवे लाइन कहां से बिछ रही, जरा देखिए। जयनगर बिहार के जयनगर से कुर्था नेपाल तक 35 किलोमीटर की सीमा पर रेल लिंक बनाया जा रहा है। और ये रेल लिंक किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। कहां से? जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक। ये लगभग कितना किलोमीटर लंबा बनेगा? 35 किलोमीटर लंबा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो रेलवे लाइन है ये कहां से, इंडिया से कहां बन रही है? बताइए, इंडिया से नेपाल बन रही है। यानी ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जो दो देशों को जोड़ने का काम कर रही है। बिहार के लोग उधर संपर्क में जाएंगे, वहां के लोग यहां आएंगे। एक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, भारत की जीडीपी बढ़ेगी इससे, ठीक है। तो जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक 35 किलोमीटर की सीमा पार रेल का परिचालन शुरू करना, जिसे आगे बिजलपुरा और बर्दीबास तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये मैप में दिखाऊंगा, अभी आगे मैप है हमारा, ठीक है। एक अन्य परियोजना में भी भारतीय सीमा के निकट स्थित टीला सोलुखुंभू
को मिचैया सिराहा से जोड़ने वाली 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को शामिल किया गया है। तो देखिए हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेपाल में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को हम वहां बिछा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारत ने हमेशा नेपाल की केयर की है, भारत ने हमेशा नेपाल को आर्थिक तरीके से बढ़ाने का काम किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ इस तरह की ट्रेनें हम नेपाल में चला रहे हैं, और जो कि कहां से चल रहा है, जयनगर से लेके कुर्था तक, जो लगभग 34.9 किलोमीटर अप्रोक्स हम 35 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, ठीक है। कहां से, बिहार से लेके कहां तक, नेपाल तक, दो देशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे क्षेत्र में नेपाल को तकनीकी सहयोग प्रदान, बिल्कुल सही है। नेपाल में अभी तक कोई ट्रेन नहीं चलती थी, सिर्फ बसें चलती थी, लेकिन हमने अपनी तकनीकी के हिसाब से और जिस तरीके की हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग है, नेपाल को हम ये बता रहे हैं कि जहाँ आपके यहाँ जगह मिलेगी हम रेलवे लाइन बिछाने का वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। प्रदान करने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल की सदस्यता के समर्थन। देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन याद है, हमारे देश का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। ये हमारे देश ने बनाया है। हम पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं, कि जितने भी देश हैं वह सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो पारंपरिक ईंधन है उसको कम कर दे। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, हर साल बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के लिए खतरा है। तो हमारे आदरणीय PM मोदी जी ने पूरे देश को ये बताया, पूरे विश्व को बताया, और कैसे बताया, एक संस्था बनाकर। ये संस्था क्या नाम है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलियांस, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और सौर ऊर्जा यानी सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, ताप है, उसका इस्तेमाल करके, उसका प्रकाश का इस्तेमाल करके हम बिजली उत्पन्न करें। आगे बढ़ते हैं। और पेट्रोलियम उत्पादों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच साझेदारी जैसी विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए हमारे देश की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल की कंपनी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ताकि एक दूसरे को हम खनिज पदार्थ और जो पेट्रोलियम है इससे एक दूसरे को हेल्प कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं उच्च स्तरीय आदान प्रदान, हाई लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय यात्राओं में भिन्न दोनों देशों में सार्क, बिम्स्टेक आदि संगठनों तथा द्विपक्षीय संस्थागत वार्ता तंत्र जैसे कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग के माध्यम से सहयोग करते हैं। देखिए सार्क हमारा साउथ एशियन एक ग्रुप है जिसमें नेपाल भी क्या है, इसमें साझी है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? काठमांडू पे है। कहाँ पे? काठमांडू, जो कि नेपाल की क्या है? राजधानी, ठीक है। देखिए ऐसा है, पूरे विश्व में कई देश जिनके आपस में बनती है, वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप कहलाते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो हमारा ग्रुप कौन सा है जिसमें नेपाल हमारा साझेदारी है? एक तो क्या है? सार्क, और दूसरा क्या है? बिम्स्टेक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने संगठन बनाए हुए हैं जिसमें नेपाल और हमारे भारत की संयुक्त साझेदारी होती है। मानवीय सहायता और आपदा राहत। देखिए क्योंकि नेपाल एक पर्वतीय प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है, जहां पर्वत होते हैं, बारिश अच्छी खासी होती है और हवाएं ज़्यादा चलती है, तो आपदाएं आती रहती हैं। तो हमने नेपाल के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भी हमने हस्ताक्षर किए हैं कि कभी अगर आपके यहाँ कोई आपदा आती है तो भारत एक बड़े भाई की तरह आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। भारत ने नेपाल में भूकंप पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम एवं बचाव राहत सामग्री भेजी तथा 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर कीजिए। देखिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर
की हेल्प भारत ने की, किसके लिए? आपदा राहत के लिए, कि कल को अगर आपके यहाँ आपदा होती है तो ये लो पैसे, इससे आप अपना राहत कीजिएगा और अपने आप को समृद्ध कीजिएगा, आर्थिक समृद्ध कीजिएगा, ठीक है। और हमारे देश की कौन सी संस्था? NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये वहां पर जाके सेटअप कर रही है अपना, ताकि कल को अगर नेपाल के साथ कोई आपदा आए तो कम से कम भारत उसके साथ खड़ा है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर देखो एक नाम आ रहा है NDRF, नेशनल डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधक फोर्स टीम है ये, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? PM होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। आप कई बार एग्जाम में आया है कि भाई NDRF का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो NDRF का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? PM होता है। सही है अभी? ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्थिक सहायता, किस प्रकार से हम नेपाल को आर्थिक सहायता कर रहे हैं, आर्थिक सहायता में क्या क्या कर रहे हैं नेपाल के लिए। तो देखो वर्ष 1996 के बाद नेपाल से भारत को किए जाने वाले जो निर्यात हैं वह 11 गुना वृद्धि हुई है। देखिए 1996 में जो हम उससे व्यापार किया करते थे नेपाल से, हम जो यहाँ से निर्यात करते थे नेपाल को भेजते थे, आज वर्तमान में देखें तो जो 1996 में करते थे और आज जो निर्यात कर रहे हैं, कम से कम कितना गुना बढ़ गया है हमारा? 11 गुना वृद्धि की गई है। तथा द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 7 गुना हो गया है। दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है पहले के मुकाबले कितना हो गया? 7 गुना हो गया है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि नेपाल के साथ हमारा जो व्यापार जो पहले हुआ करता था अब 7 गुना 11 गुना हो रहा है, ठीक है। साथ ही नेपाल लगभग 150 भारतीय उपक्रम, ठीक है, नेपाल में लगभग हमारे देश की 150 कंपनियां, नेपाल में हमारे देश की 150 कंपनियां कार्यरत हैं, यानी वहां के लोगों को हमारे देश की 150 कंपनियां सेवा दे रही है। किस किस क्षेत्र में सेवा दे रही है? भारतीय उपक्रम जैसे विनिर्माण, भवन निर्माण करना, सेवा जैसे बैंकिंग, बीमा और शुष्क बंदरगाह, शिक्षा तथा टेलीकॉम की सुविधाएं दे रही है हमारे देश की 150 कंपनियां। बिजली के क्षेत्र में सुविधा दे रही है, पर्यटन उद्योग में उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है हमारे देश की 150 कंपनियां। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सपोर्ट हम नेपाल को कर रहे हैं। शुष्क बंदरगाह जहाँ पर पानी की कमी हो, सूखा हो, शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हमें पानी, झील मिल रहा है तो वहाँ पर ऐसे बंदरगाह बनाए जाए जो व्यापार की दृष्टि से इस्तेमाल में आए। आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन, अब आप सभी लोगों को पता है कि जो नेपाल है ये पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतों से, झीलों से और ग्लेशियर से काफ़ी सारी नदियाँ नेपाल में बह के आती हैं। तो कहीं ना कहीं पानी के हिसाब से नेपाल एक समृद्ध देश है और यही नदियाँ फिर भारत में प्रवेश करती हैं। तो इसका हमने उपयोग को लाने में हमने नेपाल को बड़ा राहत दिया, या फिर आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी उसको दिया, ठीक है। लगभग 250 छोटी एवं बड़ी नदियां नेपाल से भारत की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, तथा गंगा नदी बेसिन के एक भाग का निर्माण करती हैं। ये नदियां नेपाल से अच्छा खासा अवसाद बहा के भारत में एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं और हमारा जो नदी गंगा नदी बेसिन है उसको भरने का काम करती है। ये नदियां सिंचाई और विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही है। जब इतनी सारी नदियां आ रही हैं तो अगल बगल का जो दोआब क्षेत्र है, अगल बगल का जो खेती वाला क्षेत्र है, वहां पर खेती के लिए हमें भरपूर पानी मिल सकता है और मिलता ही है। और इन नदियों के ऊपर डैम बना के हम विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं। जल संसाधन और जल विद्युत में सहयोग से संबंधित एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय तंत्र 2018 से कार्य कर रहा है, ठीक है। हम भारत नेपाल में डैम बनाकर नेपाल को विद्युत समृद्ध कर पाएं, तो इसमें हमने हस्ताक्षर सन 2008 में किए थे और त्रिस्तरीय द्विपक्षीय तंत्र कार्य कर रहा है 2008 से कि जितने भी नदियां हैं, जिस नदियों का पानी 12मासी है, उस नदियों में क्या किया जाए? डैम बनाया जाए, ताकि आप क्या है विद्युत सामर्थ्य हो। देखिए ये मैप है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये मैप है, भौगोलिक मैप है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि नेपाल से लगभग कितनी सारी नदियाँ आ रही हैं। अब 250 नदियों को तो हम नहीं दिखा सकते और ना 250 नदियाँ पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए मुख्य जो नदियाँ हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था कि भारत और नेपाल, ये नेपाल और भारत की बाउंड्री है। इधर से काली नदी बाउंड्री बनाती है,
और पूर्व से इधर तीस्ता नदी बनाती है। इसके बीच में देखिए गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी तो खैर भारत से ही निकलती है, भारत में विलीन हो जाती है। जैसे घाघरा नदी हो गया, जैसे गंडक नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, और इधर तीस्ता नदी। तीस्ता नदी अभी मैं थोड़ा सा गलत बता गया था, जो तीस्ता नदी है वह ब्रह्मपुत्र में मिलती है। किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। कोसी नदी मिलती है गंगा में, अभी थोड़ी देर पहले मैं गलत बता गया था, तो उसको देखिएगा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और जो कोसी नदी है, तो ये देखो जितनी भी नदी है ये हमारे गंगा बेसिन में आके मिलती जा रही है, यानी हमारे गंगा नदी का जल भराव कर रही है, और इसके बीच का जो दोआब क्षेत्र है ये बड़ा उपजाऊ बना रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे कृषि के लिए और हमारे विद्युत उत्पादन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये भारत का नदियों वाला मैप है। फिर देखिए यहाँ पर ये ड्राई क्षेत्र, कैसा ड्राई क्षेत्र, यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं, पठार ही पठारे हैं, और क्योंकि ऊंचाई में है तो अंधाधुंध ग्लेशियर बने हुए हैं, और इन्हीं ग्लेशियरों से पानी रिस रिस के भारत की ओर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की नेपाल को विकास संबंधी सहायता, कि हम भारत की तरफ से, हमारे देश की तरफ से, भारत की तरफ से हम नेपाल को, उसको विकास के लिए क्या क्या सहायता कर रहे हैं। तो जरा देखिए, भारत और नेपाल को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी विकास सहायता उपलब्ध कराता रहता है, ठीक है। क्योंकि नेपाल अभी इतना ज़्यादा समृद्ध देश नहीं है, इतनी ज़्यादा जीडीपी उसकी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उसको क्या है, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता समय समय पर देते रहते हैं। जैसे सीमा अवसंरचना के विकास में, तराई क्षेत्र में सड़कों के उन्नयन के माध्यम से नेपाल को सहायता देना, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, सीमा पार रेलवे संपर्क को बनाना, अभी बताया है ना, कहाँ से बन रहा है हमारा रेलवे, बिहार से लेके कुर्था नेपाल तक, ठीक है। जयनगर बिहार से नेपाल के कुर्था तक। 4 एकीकृत चेक पोस्ट बनाना, नेपाल और भारत के बॉर्डर में हमारे 4 एकीकृत चेक पोस्ट है, जो वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को जनसंपर्क करने का काम करते हैं। उपक्रम अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट बनाया हुआ है हमने भारत और नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्या कर रहे हैं हम, रक्षा सहयोग दे रहे हैं। किसको? हम जो है नेपाल को रक्षा सहयोग भी देते हैं, आर्मी के हिसाब से भी, आर्मी के क्षेत्र में भी हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, रक्षा सहयोग, भारत ने उपकरणों, जो भी हमारे यहाँ पर मिलिट्री उपकरण हम बनाते हैं वो नेपाल को जरूर देते हैं, ताकि वह अपनी सिक्योरिटी को अच्छा खासा बना सके, ठीक है। भारत ने उपकरणों, प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर नेपाली सेना, नेपाल आर्म्ड फोर्सेस के आधुनिकीकरण में मदद की है। देखिए हम अपने देश में अच्छा खासा हथियार बनाते हैं, अच्छे खासे मिलिट्री एम्यूनिशंस बनाते हैं, तो लेकिन नेपाल इतना सक्षम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नेपाल को हमारे मिलिट्री एम्यूनिशंस देते हैं, ताकि यह अपने आप को समृद्ध कर पाए, ठीक है, और अपने आर्मी को आधुनिक बना पाए। इसके अलावा जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के जो नागरिक हैं, हम अपने इंडियन आर्मी में उनकी भर्ती करते हैं, ठीक है। हम अपने इंडियन आर्मी में कौन सी रेजिमेंट में, गोरखा रेजिमेंट में उनको भर्ती करते हैं, ठीक है, उनको बाकायदा सैलरी देते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में गोरखा सिपाहियों को बड़े पैमाने पर भर्ती किया जाता है, तथा दोनों सेनाएं एक दूसरे के सेना प्रमुख को जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। देखिए ये है हमारे गोरखा जवान, और गोरखा जवान बड़े घातक होते हैं। एक जवान 20-20, 25-25, 30-30 आदमियों से लड़ने की क्षमता रखता है। और आपको बता दें, ये जो गोरखा जवान होते हैं, ये अपने पास एक हथियार रखते हैं, जिस हथियार का नाम क्या है, खुखरी। ये खुखरी होता है जो लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और गोरखा ही इससे लड़ना जानता है। और हमारे भारत की इन्फेंट्री बटालियन गोरखा रेजिमेंट में हम इन नेपाल के सैनिकों को, नेपाल के आप बोल सकते हो कि लोगों को भर्ती करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, ये गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं। आगे बढ़ते हैं बिजली के क्षेत्र में। देखिए बिजली के क्षेत्र में कैसे हम नेपाल को सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड
क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन एवं ग्रिड कनेक्टिविटी के संबंध में एक समझौते पर सन 2014 पर हस्ताक्षर किए गए थे आदरणीय हमारे पीएम मोदी के सरकार में। और इस समझौते का उद्देश्य भारत और नेपाल के मध्य सीमा बिजली व्यापार को सुविधाजनक और अधिक सुदृढ़ बनाना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम नेपाल को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। हम नेपाल के छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति देते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल अभी भारत के हिसाब से उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है, नतीजा हम नेपाल को शिक्षा के क्षेत्र में भी मदद करते हैं। भारत सरकार नेपाली नागरिकों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 छात्रवृत्तियाँ सीटें उपलब्ध कराती हैं। लगभग 3000 लोगों को, 3000 छात्रों को हम छात्रवृत्ति देते हैं ताकि वह आगे चल के पढ़ें और अपने आप को सुदृढ़ करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल में 80% हिंदू रहते हैं। नेपाल में 80% हिंदू रहते हैं। तो अगर 80% हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति 80% तो एक ही रहेगी, है ना। तो ये चीज़ है। देखिए, भारत सरकार लोगों से लोगों के संपर्क को प्रोत्साहित करती है। लोगों से लोगों संपर्क का मतलब क्या? कि नेपाल से हमारे अच्छे खासे संबंध बने। आपको बता दें, हमारे भारत के लोग जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम के बॉर्डर में रहते हैं, इनके शादीशुदा संबंध नेपाल से बनते हैं और नेपाल के शादीशुदा संबंध हमारे उत्तर प्रदेश और जितने भी बॉर्डर में राज्य लगते हैं उनसे बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये नीति है कि नेपाल और हमारे के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा, कोई भी वीज़ा नहीं लगता है। अगर आपको नेपाल घूमना है तो कोई भी वीज़ा वहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलनों एवं सेमिनारों का आयोजन करती है हमारी भारत सरकार। भारत और नेपाल काठमांडू, वाराणसी, देखिए क्या बोल रहा है, भारत और नेपाल काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी और बोधगया और जनकपुर और अयोध्या के युग्म बनाने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। देखिए, काठमांडू और वाराणसी, काठमांडू धार्मिक जगह है और हमारे भारत की धार्मिक जगह कौन सी? वाराणसी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? लुम्बिनी। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? लुम्बिनी, लुम्बिनी और बोधगया। तो जब भी लुम्बिनी और बोधगया का नाम आता है तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना चाहिए कि लुम्बिनी वही जगह है जहां पर सिद्धार्थ जो आगे चल के गौतम बुद्ध बने, उनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी से वो प्रस्थान किए 29 साल की उम्र में। और कहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधगया में, बिहार के बोधगया में। तो उन्होंने लुम्बिनी और बोधगया को एक सिटी के रूप में बनाया कि हम इसका विकास करेंगे। आगे चल के क्या है, देखो, जनकपुर और अयोध्या। अब जनकपुर अयोध्या से आपको पता होना चाहिए कि जनकपुर से हमारी मैया कौन थी? हमारी माता सीता थी। कौन थी? हमारी माता सीता। और अयोध्या के से कौन थे? राजा राम। तो देखो, कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक रिलेशन भी नेपाल से बने हुए हैं। तो इसको सरकार क्या कर रही है? इसको 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, यानी इन सिटियों को नेपाल और भारत दोनों की मदद से इनको विकास करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज यहाँ तक हमारा नेपाल और भारत का पहला पार्ट समाप्त हुआ। दूसरा पार्ट लेके जल्द आएंगे सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।